Good morning, children. Today I am going to teach class 10 geography, chapter 6, topic manufacturing of industry. India has the second largest installed capacity of spindle in the world with 43.13 million spindles after China. तकुओं के निर्माण में जिस पे आपको सूत काता जाता है उसे हम लोग स्पंडल कहते हैं। उसे हिंदी में तकुआ भी कहा जाता है। हमारे पास 2011-12 का डाटा है, उसमें भारत में जो है हमारी उपस्थिति जो थी तकुओं इसके निर्माण में वो 43.13 मिलियन के पास थी, जो चाइना के बाद हमारा दूसरा पोजीशन आता है। Since the mid-18th, the spinning sector has received a lot of attention. 18वीं सदी के मध्य में जो है स्पिनिंग सेक्टर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। We have a large share in the world trade of cotton yarn, accounting for 1/4 of the total trade. हम लोगों के पास जो है सो कॉटन यार्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, करीब 1/4 हिस्सा का व्यापार हमारे यहाँ होता है। However, our trade in garment is only 4% of the world's total. और जो विश्व व्यापार है उसमें हमारी उपस्थिति 4% है गारमेंट में। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं जहाँ ये सूत काटे जाते हैं वो विश्व के साथ एक प्रतियोगिता कर रहे हैं और उसमें समर्थ हो पाए हैं। हम लोग दुनिया की एकदम उच्च कोटि की जो है फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। हमारे पास जो सूत है वो बहुत उच्च क्वालिटी की है। दे आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्री, लेकिन हमारे पास जो बुनाई है वो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिट जो है छोटे छोटे यूनिट के तौर पे हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं इन दिस सेगमेंट। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रैगमेंटेड स्मॉल यूनिट विच कैटर टू द लोकल मार्केट। जो हमारी उत्पादन होती है वो हमारे स्थानीय बाज़ारों में ही खपत हो जाती है। दिस मिसमैच इज ए मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। इस उद्योग के लिए सबसे बड़ी जो खामी है वो यही खामी है कि हमारे यहाँ जो भी विनिंग के जो हमारे पास सेक्टर हैं वो एक छोटे छोटे यूनिट के तौर पे काम करते हैं। एज अ रिज़ल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल apparel garment manufacturer have to import fabric। हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है सूत जो है अच्छी क्वालिटी की होती है, वो सब के सब चले जाते हैं बाहर, विदेश चले जाते हैं, और हम उसके बदले में जो है अपैरल, गारमेंट और इस तरह के कपड़े इंपोर्ट करवाते हैं। यार्न इज सोल्ड एट रेट 85 पर kg। ये जो सूत है वो आपको 85 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं। इट इज़ सोल्ड एज ए ट्राउज़र एट फैचेज रेस 800 पर kg। जब उससे एक पतलून तैयार हो जाती है तो उसी की कीमत हो जाती है 800 रुपये। वैल्यू इज़ एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न। हर प्रत्येक एक स्तर के बाद जो है उसकी कीमतें बढ़ती चली जाती है। जब ये यार्न से फाइबर बनते हैं और फाइबर से जब ये गारमेंट बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं, तो उसकी कीमतों में इजाफा होता चला जाता है। Why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn large quantity? आखिर ये क्यों ज़रूरत है कि इसमें सुधार हो? जो एक्सपोर्टिंग यार्न है वो जो हमारे यहाँ चले जाते हैं तो हमारे पास जो बचते हैं यार्न वो कोई अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, 356 lakh bales of 170 kg is during 2011-12. The need to import is still felt. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sector in particular. Other problems are the
low output of labor and steep competition with the synthetic fiber industry। हमारे उद्योग धंधों जो विकास नहीं कर रहे हैं उसमें जो बहुत तरह की कमियां हैं, उन कमियों में है क्या कि हमारे यहाँ जो मशीनरी है उसको सुधारने की ज़रूरत है, वीविंग प्रोसेस को अच्छा करना है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो लो आउटपुट लेबर है वो नहीं है हमारे पास, हमारे यहाँ लागत बढ़ जाती है और हमारे यहाँ स्टीप कंपटीशन भी हो रहा है फाइबर इंडस्ट्री के साथ। जो सिंथेटिक रेशे हैं उसमें उसके सस्ते होने के कारण हमारे कपड़े महंगे हो जाते हैं, उनकी बिक्री घट जाती है। जूट टेक्सटाइल। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। भारत जो है जूट उत्पादक में भी बड़े देशों में से है, बांग्लादेश के बाद हमारा स्थान आता है। देयर वेयर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया इन 2010-11। 2010-11 का जो हमारे पास डेटा है उसमें हमारे पास करीब 80 जूट मिल हैं। मोस्ट ऑफ दिस आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, और ये ज़्यादातर जो मिलें हैं वो सब पश्चिमी बंगाल में ही स्थित हैं। मेनली along the banks of the Hooghly River in a narrow belt 98 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर वाइड। ये हुगली नदी के किनारे की जो भूमि है उसका ये क्षेत्र है ये जूट के लिए, जिसकी 98 किलोमीटर लंबाई है और 3 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिसरा। हमारे देश में जो सबसे पहली जूट मिल स्थापित हुई थी वो कोलकाता में रिसरा के नज़दीक 1859 में। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। जब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ तो जूट मिल जो है भारत में रह गया, लेकिन उसकी 3/4 जिस पे ये जूट की खेती होती थी वो चले गए बांग्लादेश में, जो उस समय पाकिस्तान था। पाकिस्तान से पार्टीशन होने के बाद बांग्लादेश बना है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर लोकेशन इन द हुगली बेसिन्स आर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें कि आखिर वेस्ट बंगाल में ही ये इतनी ज़्यादा क्यों फले फूले, तो उसके कुछ रीज़न थे। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जो है जल मार्ग सस्ता होने के कारण यातायात आसानी से होती थी। सपोर्टेड बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवे का अच्छा विस्तार था, रोडवेज था, वाटरवेज था। टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, मिल तक पहुंचना आसान था। एविडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, और जूट को रेटिंग करने के लिए जो वाटर की ज़रूरत होती है वो भी अवेलेबल था। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बंगाल में मजदूर सस्ते में मिलते थे। एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, खास करके बंगाल और बिहार जूट के लिए जाने जाते हैं। ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल जो है वहाँ बैंकिंग सिस्टम भी ठीक है। इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, तो जूट के विकास के लिए बैंक, इंश्योरेंस जैसे सेक्टर जो है इसमें काफ़ी अपना कॉपरेशन करते हैं। इन 2010-11 द जूट इंडस्ट्री वाज सपोर्टिंग 3.7 लाख वर्कर्स डायरेक्टली and another 40 lakh small and marginal farmers who were engaged in cultivation of jute and mesta। 2010-11 के पास जो हमारे पास डाटा है उसमें 3.7 लाख वर्कर्स जो सीधे तौर पर इस पेशे में लगे हुए हैं, और 40 लाख छोटे छोटे फार्मर हैं जो इस खेती के काम में लगे हुए हैं। जूट के अलावा एक और होती है मेस्टा। मैनी मोर पीपल वेयर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, अब बहुत सारे लोग इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टीप कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट एंड फ्रॉम अदर competitors like Bangladesh,
ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। और आज जूट उद्योग को बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। अब बहुत टफ कंपटीशन हो गया है और ख़ास करके सिंथेटिक फाइबर ने जो है इसको बहुत जगह रिप्लेस भी किया है। हमें बांग्लादेश, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड जैसे देशों के साथ काफ़ी कंपटीशन करनी पड़ती है। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की नीति के कारण इसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑफ डिमांड मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग, खास कर करके जूट पैकेजिंग का जो काम होता है उसमें जूट बहुत इस्तेमाल होता है। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। सरकार के सहयोग के कारण इसका उत्पादन भी बढ़ा है और इसकी मांग भी बढ़ी है। लोकल मार्केट में ही ज़्यादातर ये खप जाता है। इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। 2005 में जो है आपको राष्ट्रीय जूट नीति बनाई गई थी विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। उसका उद्देश्य था कि उसकी उत्पादकता को किस तरह से बढ़ाया जाए। इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइसेस ऑफ द जूट फार्मर्स एंड एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। इसमें था कि किसानों को भी प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके ताकि वो खेती और रुचि से कर सकें। द मेन मार्केट आर USA, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। जो देश हैं हमारे देश से जहां जूट का सप्लाई होता है हमारे देश से, वो देश हैं अमेरिका, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, UK और ऑस्ट्रेलिया। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी जूट अच्छे हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। हैज़ वंस अगेन ओपनड द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट। तो इसने बहुत सारे अवसरों को प्रदान किया है। शुगर इंडस्ट्री, इंडिया स्टैंड सेकेंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। चीनी के उत्पादन में हमारा देश दूसरे स्थान पे है, बट occupies the first place in the production of गुड़ एंड खांड साड़ी। तो हमारे देश में जो शुगर केन से मुख्य रूप से जो बनाई जाती है वो गुड़ है और खांड साड़ी। द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि एंड इन हॉलेज इट सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेज। और हमारे देश में कहीं कहीं गन्ने जो है वो पिछड़ रहे हैं। ये जो है चीनी उद्योग, उसका कारण क्या है कि उस गन्ने में सुक्रोज की मात्रा घटती जा रही है। वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड इन 2010-11 देयर वेयर ओवर 162 शुगर मिल्स। 2010-11 का हमारे पास डेटा है, उसमें करीबन 662 चीनी मिलों का बारे में बताया गया है। द कंट्री स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। हमारे देश में जो मुख्य रूप से जो चीनी उत्पादक राज्य हैं वह हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात, अलॉन्ग विथ पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। साथ में पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश भी इसकी अच्छी खेती करते हैं। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश। 60% जो चीनी की मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो? चूँकि ये गन्ने की फसल जो है एक सीजनल क्रॉप होती है, इस कारण इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर इसके लिए सबसे अच्छा है। इन रिसेंट ईयर्स देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। हाल के दिनों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा चीनी की मिलें जो है वो नॉर्थ इंडिया से निकल करके साउथ और वेस्टर्न स्टेट में ज़्यादा हो गई हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र, खास करके महाराष्ट्र में। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हेयर हैज़ ए हायर सुक्रोज कंटेंट। क्योंकि महाराष्ट्र में जो गन्ने की खेती होती है उस गन्ने में सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर्स ए लॉन्गर क्रशिंग सीजन। खास करके वहाँ की जो नम जलवायु है, वहाँ की जो मुलायम मिट्टी है, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी साबित हो रही है। तो कोऑपरेटिव एंड मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट, इन राज्यों में कोऑपरेटिव सेक्टर भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। इस चीनी उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है इसका जो है सीजनल क्रॉप होना। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग कैन टू फैक्ट्रीज एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। यहाँ कहीं कहीं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से गन्ने का मिल तक पहुँचने में होते हैं, उसके सुक्रोज जो है ड्राई हो जाते हैं, और कहीं कहीं जो है उसका जो बैगेज होता है, जब गन्ने के रस निकाल लिए जाते हैं तो उसे हम लोग बैगेज कहते हैं, जिसको खोई भी कहा जाता है, उसका सही तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। हमारे उद्योग धंधों की जो रीढ़ है वो आपको मिनरल है। मिनरल बहुत सारे इंडस्ट्री को पैदा करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। तो इसमें कुछ, कैन यू नेम सम इंडस्ट्री दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? तो हम लोग इसको एक टेबल से समझेंगे, एक चार्ट से। प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कैसे मैन्युफैक्चर होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, पहले रॉ मटेरियल को प्लांट में भेजना होता है जहाँ आयरन ऑर इज मेल्टेड, फिर आयरन ऑर को पिघलाया जाता है लाइम स्टोन के साथ। फ्लैक्सिंग मटेरियल विच इज़ एडेड, उसमें उसके दुर्गंध को ख़त्म करने के लिए उसमें जो अशुद्धि होती है, इम्प्योरिटी, उसके लिए उसमें कुछ फ्लक्स मिलाए जाते हैं। स्लैग इज़ रिमूव्ड, और फिर स्लैग को उससे अलग कर लिया जाता है। कोक इज़ बर्न टू हीट द और को कोक के साथ गर्म किया जाता है। पिग आयरन, मोल्टेन मटेरियल्स poured into molds called pigs, पिघले हुए किसी दूसरे चीज़ों में ढाला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पिग आयरन। शेपिंग मेटल, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद स्टील मेकिंग। पिग आयरन इज़ फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। पिग आयरन को मेल्ट किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, और उसमें हार्डनेस लाने के लिए उसमें मैग्नीज, निकल और क्रोमियम एडेड किए जाते हैं। शेपिंग मेटल, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फ्रॉगिंग। जिस तरह का शेप डालना होता है उसके लिए रोलिंग की जाती है, प्रेसिंग की जाती है, कास्टिंग की जाती है और फॉर्जिंग की जाती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्री हैवी, मीडियम एंड लाइट। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है सो बहुत सारे उद्योग को जन्म देते हैं, जो हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम हो या लाइट, डिपेंड ऑन इट देयर मशीनरी। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड। बहुत सारे इंजीनियरिंग सामान जो होते हैं वो स्टील से बनते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, जो कहीं भवन का निर्माण हो या डिफेंस हो या मेडिकल इक्विपमेंट हो या टेलीफोनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट हो, एंड ए वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, या उपभोक्ता के लिए जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हों। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्री। जो हमारा उत्पादन है और हमारा खपत है, ये हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको बताता है कि हमारा देश किस तरह से डेवलप कर रहा है। आयरन स्टील इज़ ए हैवी इंडस्ट्री। आयरन स्टील को हैवी इंडस्ट्री कहते हैं बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की। क्योंकि स्टील और आयरन के जो सामान बनते हैं वो भारी होते हैं और बेडौल होते हैं, इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसकी जो यातायात शुल्क होती है वो बढ़ जाती है। आयरन और coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन, ये तीनों को 4:2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील।
और इस आयरन को कठोर करने के लिए उसमें कुछ मैग्नीज भी मिलाई जाती है। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड? आखिर स्टील प्लांट के लिए ऐसी कौन सी जगह अच्छी होगी जहां ये अच्छे से डेवलप कर सके? रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स also need an efficient transport network for their distribution to the market and consumers। तो ये वहाँ स्थापित की जा सकती है जहाँ यातायात की सुविधा हो, जहाँ मार्केट उपलब्ध हो और जहाँ कंज्यूमर आसानी से उसको उपभोग मिला सकें। In 2014, with 86.5 million tons of crude steel production, India ranked 4th among the world। 2014 के जो हमारे पास डेटा हैं उसमें 86.5 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन हमारे यहाँ हुआ था और हम दुनिया में 4th पोजीशन पर पहुँच पाए थे स्टील प्रोडक्शन में। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन में जो है हम दुनिया के बड़े देशों में से एक हैं। इन 2014 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 60 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 217 kg। लेकिन हमारे देश में जो इसकी खपत है वो मात्र 60 kg पर एनम है, जो एवरेज है उसका 217 kg। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।